हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़ातिमा और मैं तुगलक वाले प्ले का सेकंड पार्ट, ये वीडियो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में तो मैंने 4 सीन्स जो थे उसको ट्रांसलेट कर दिया है। अब ये सेकंड पार्ट में 5th सीन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए। सब्सक्राइब की ज़रूरत बहुत है क्योंकि आप जब हम मुझे प्यार देंगे तो मैं और से ही और वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए और मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 प्ले में दृश्य की शुरुआत शाही दरबार से होती है। 2 आदमी सैयद और आज़म आपस में बात कर रहे हैं। वो राजधानी स्थानांतरण की अफरा तफरी में लोगों को लूटने और धोखा देने की योजना बना रहे हैं। ये दृश्य दिखाता है कि तुगलक का शासन में अराजकता और अवस्था फैल चुकी है। जहाँ एक तरफ राजा उच्च आदर्शों की बात करता है, वहीं आम लोग उसकी नीतियों का फ़ायदा उठाकर अपराध कर रहे हैं। ये दृश्य शासन की विफलता और भ्रष्टाचार के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। सेकंड क्या है? आज़म सुल्तान ने पूरे देश को उल्टा पुल्टा कर दिया, लेकिन हमारे लिए ये एक सुनहरा मौका है। आज़म ये क्या कहता है कि सुल्तान ने पूरे देश को उल्टा पुल्टा कर दिया, लेकिन ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये संवाद दिखाता है कि समाज में धूर्त और स्वार्थी लोग तुगलक की नीतियों का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। राजनीतिक अराजकता के समय अपराधी वर्ग सक्रिय हो जाता है। ये हर अस्थिर शासन की पहचान है। ये तुगलक की वास्तविक सत्ता क्षमता पर सवाल खड़े करता है। सैयद क्या कहता है? सैयद, हम सरकार के कर्मचारी बनकर व्यापारियों से टैक्स वसूलेंगे। इस अफरा तफरी में कोई हमसे सवाल नहीं करेगा। इस संवाद से स्पष्ट होता है कि राजा का नियंत्रण स्थानीय प्रशासन और जनता पर पूरी तरह खत्म हो चुका है। लोग अब फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर जनता का शोषण कर रहे हैं। ये तुगलक की नीतियों की प्रशासनिक विफलता और अवस्था को उजागर करता है। आज़म हंसते हुए, ये राजा तो चोरों के लिए वरदान है। ये व्यंग्यात्मक टिप्पणी तुगलक की छवि को पूरी तरह से नंगा कर देती है। एक ऐसा राजा जो खुद को आदर्श और धर्मनिरपेक्ष मानता है, उसी का शासन अपराधियों के लिए अवसर बन गया है। ये नाटक एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो राजा के आदर्शों और जनता की सच्चाई के बीच की खाई दिखाता है। अब समरी क्या है? इस दृश्य में हम देखते हैं कि तुगलक के शासन में भ्रष्टाचार, लूटपाट और धोखेबाजी आम हो गई है। राजा का हर निर्णय उसके खिलाफ ही जा रहा है और जनता में उसका भय तो है, लेकिन आदर नहीं। ये दृश्य बताता है कि जब सत्ता आदर्शों में उलझ जाती है तो नीचे का समाज बिखर जाता है। सीन 6। दृश्य की शुरुआत दौलताबाद के रास्ते बने शिविर से होती है। लोग थक चुके हैं, प्यास और गर्मी से मर रहे हैं। एक आवाज़ गूंजती है, पानी, मेरे बच्चे को पानी चाहिए। ये दृश्य राजधानी के के भीषण मानवीय संकट को उजागर करता है। तुगलक के फैसले का सबसे बड़ा शिकार आम जनता बनी है, जिनकी ज़रूरतें और जीवन को नज़रअंदाज किया गया। ये दृश्य राजनीतिक निर्णय और मानवीय पीड़ा के बीच का टकराव को दिखाता है। एक मरता हुआ व्यक्ति
क्या यही उसने वादा किया था, न्याय और समानता की धरती? ये क्वेश्चन मार्क। ये संवाद तुगलक के खोखले आदर्शवाद पर करारा प्रहार करता है। राजा ने जिस न्याय और समानता की बात की थी वो अब व्यवहार में केवल भ्रम साबित हो रहा है। ये जनता को टूटते हुए विश्वास और उम्मीदों की मौत का प्रतीक है। मैं इंग्लिश वाला नहीं पढ़ रही हूँ, मगर आपके पास बुक होगी और ये भी है, इससे इंग्लिश का ज़रूर पढ़िएगा इससे, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है ये। तो मैं एक्सप्लेनेशन करने के लिए हिंदी में बता रही हूँ। एक सैनिक सुल्तान ने आदेश दिया है कि कोई नहीं रुकेगा जब तक हम दौलताबाद नहीं पहुँचते। ये संवाद तुगलक की क्रूरता और जिद को दर्शाता है। राजा अब जनता की हालत को समझने या रोकने को तैयार नहीं है, बस अपने फैसले को ज़बरदस्ती लागू करवा रहा है। ये तानाशाही के चरम रूप को दर्शाता है, जहां जनता की हालत बेमानी हो जाती है। भीड़ में से एक आवाज़, हमने आपका साथ दिया सुल्तान, लेकिन आपने हमारी जिंदगी को राख बना दिया। ये संवाद जनता की गहरी निराशा और क्रोध को दिखाता है। तुगलक अब अकेला होता जा रहा है, उसका लोकप्रियता खत्म हो गई। ये दृश्य भावात्मक रूप से दर्शक को दिखाता है कि राजनीति में निर्णय लेने से पहले ज़मीन की सच्चाई समझना ज़रूरी है। इसकी समरी क्या है? मैं तुगलक के फैसलों को मानवता पर सीधा असर दिखता है। लोग थक चुके हैं। सीन 6 में तुगलक के फैसलों का मानवता पर सीधा असर दिखता है। लोग थक चुके हैं, मर रहे हैं और राजा अब भी अहंकार और फैसलों को सही साबित करने पर तुला है। ये दृश्य तुगलक को एक संवेदनहीन तानाशाह के तरह दिखाता है, जो अब खुद को भी नहीं पहचान पा रहा है। सीन 7 क्या है? दृश्य दौलताबाद में खुलता है। दरबारी इतिहासकारी बरानी तुगलक से बातचीत कर रहा है। सुल्तान थका हुआ और व्याकुल दिखता है। इस दृश्य में तुगलक की आंतरिक बेचैनी और थकावट सामने आती है। वो अपने आदर्शों और वास्तविकता के बीच फंसा हुआ है। बरानी के साथ बातचीत उसे एक गंभीर, अकेले और निराश राजा के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसकी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। तुगलक बरानी में तर्क और करुणा का साम्राज्य बनाना चाहता था, लेकिन अब चारों ओर खून ही खून है। ये संवाद तुगलक के टूटते हुए आत्मविश्वास का प्रतीक है। वो स्वीकार करता है कि उसका आदर्श वास्तविकता के सामने नष्ट हो गया। ये दृश्य तुगलक को ट्रैजिक हीरो के रूप में स्थापित करता है, जिससे कुछ अच्छा करना चाहा लेकिन गलत तरीकों से सब बिगाड़ बैठा। बरानी, शायद लोग तैयार नहीं थे सुल्तान, या शायद वो आपको समझ नहीं पाए। बरानी तुगलक के सत्वना देने की कोशिश करता है। ये संवाद राजा और प्रजा के बीच की दूरी को दिखाता है। तुगलक बहुत आगे की सोच रहा है, लेकिन वो जनता की क्षमता और स्थिति को समझने में असफल रहा। तुगलक हताश, मैं नहीं बरानी, मैंने असफलता पाई है, जनता ने नहीं, मैंने सब कुछ गलत समझा। ये संवाद तुगलक की आत्मनिरीक्षण पर चरम बिंदु है। वो अब दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। ये दर्शाता है कि तुगलक अब टूट चुका है और उसके सपनों का महल ढह चुका है। बरानी, आप अब भी सुल्तान हैं, आप अब भी चीज़ें बदल सकते हैं। बरानी आशा की किरण दिखाने की कोशिश करता है। ये संवाद दर्शाता है कि कुछ दरबारी अब भी तुगलक के आदर्शों में विश्वास रखते हैं, लेकिन सुल्तान का मन टूट चुका है। ये दृश्य नायक के मनोवैज्ञानिक पतन को दर्शाता है।
सात की समरी क्या है? तुगलक का भीतर से टूटना और अपनी असफलता को स्वीकार करना प्रमुख बिंदु है। अब वो स्वयं समझने लगा है कि उसका आदर्शवाद उसके खुद के विनाश का कारण बना। बरानी उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तुगलक अब उस स्थिति में नहीं रहा। सीन अभी हमने सीन 7 पढ़ा था ना। 1 से 7 में हमने तुगलक को देखा, एक उम्मीद से भरा आदर्शवादी राजा जो क्रूर और अकेला और निराश तानाशाह बन जाता है। अब सीन 8 शुरू होता है। दृश्य दौलताबाद में खुलता है। आजम और सैयद सड़क किनारे बैठे हैं। शहर में सुनसान और एक मिनट, कहाँ पर थे? एक मिनट, 5 समरी हम कहाँ पर पढ़ रहे थे? 8 की है ना। हाँ, हम शहर सुनसान और निर्जीव दिख रहा है। इस दृश्य की शुरुआत ही विफलता और वीरानी से होती है। तुगलक ने जिस दौलताबाद को नई राजधानी बनाया था वह ना कोई ऊर्जा ना उत्साह। ये दृश्य तुगलक की अवास्तविक योजनाओं और उसके परिणामों को उजागर करता है। आजम, यही है वो भव्य राजधानी। मुझे लगा कि हम लोग यहाँ सोना मिलेगा, लेकिन यहाँ तो बस धूल है। ये संवाद जनता की टूटी हुई उम्मीदों को दर्शाता है। लोग दौलताबाद से एक बेहतर जीवन की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन मिला सूखा, परेशानी और निराशा। राजा के सपने और जनता की सच्चाई से में भारी अंतर दिखता है। सैयद सुल्तान अब भी सपने देखता है। उसने अपने आसपास चलते हुए मरे लोग नहीं दिखते। ये संवाद तुगलक की वास्तविकता से कट चुके स्वभाव को दर्शाता है। अब भी खुद को सही मानता है, जबकि उसकी नीतियों ने जनता को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ दिया है। ये तुगलक का एक आदर्शवादी से तानाशाह बनने की गहराई को दिखाता है। आजम व्यंग में, शायद अपने अगले सपने में वो राजधानी को चांद पर ले जाएगा। ये संवाद तुगलक के निर्णयों पर कटाक्ष है। अब जनता और दरबारी उसके फैसलों को गंभीरता से नहीं लेते, बल्कि मजाक उड़ाते हैं। ये दर्शाता है कि राजा का विश्वास और सम्मान दोनों खत्म हो चुका है। सैयद, अब अगली मौत किसकी होगी, हमारे या खुद सुल्तान की? ये संवाद नाटक में हताशा और भय की चरम बिंदु है। अब हर कोई खुद को अस्थिर और असुरक्षित महसूस कर रहा है। तुगलक का शासन अब विनाश और मृत्यु का प्रतीक बन चुका है। समरी क्या है? सीन 8 में तुगलक का निर्णय की पूर्ण विफलता सामने आती है। दौलताबाद उजड़ चुका है, लोग निराश हैं और राजा अब भी अपने भ्रम में जी रहा है। ये दृश्य तुगलक को वास्तविकता से दूर एक अकेले और अपहास के पात्र के रूप में दिखता है। तो पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म है। अब पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जो भी बीए में हैं, जिन्होंने इंग्लिश ली है और जिनका ये टॉपिक है। तो ये बहुत अच्छे से मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को स्वागत करें, प्लीज़ हेल्प करें। थैंक यू सो मच।